नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक है घन और घनमूल। इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 की, और हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं और 3-3 के समूहों में नहीं आ रही है। इस पर हमें बात करनी है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, वो है 216। ठीक है, अब देखिए इसे किस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले अगर हमें इसे हल करना है तो देखिए हल इसका इस प्रकार से करेंगे। आपको लिखना होगा कि, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। सबसे पहले लिखना होगा कि ये मैं सीधा हल लिख रहा हूँ आपके सामने, दी गई संख्या। अब बताइए दी गई संख्या क्या है हमारे सामने, वो है 216। इस तरह से हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ण घन नहीं होने का मतलब क्या होता है ना। 3-3 समूहों में जो है अगर नहीं आ रही है तो फिर वो पूर्ण घन नहीं कहलाती। ठीक है, तो हल करके देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले तो हम इसके ऐसे गुणनखंड निकाल लेते हैं जो कि अभाज्य है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मैं एक तरफ निकाल देता हूँ। इसके 216 लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 216, तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, फिर 0 और 2 आठे 16। फिर ये भी 2 से चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, इकाई का अंक 4 है तो ये फिर से 2 से भाग चला जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इकाई का अंक 7 आ गया तो ये 2 से नहीं जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि 27 3 के पहाड़े में आता है। 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो जो अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 216 के अभाज्य गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से अब हमें यहाँ पर एक बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अक्सर कहता हूँ यहाँ गुणनखंड आप लिखेंगे में संख्याएं जो हैं 3-3 के समूहों में आ रही है। स्पष्ट है। अब चूंकि ये 3-3 के समूह में आ रही है, अतः आप यहाँ पे लिख देंगे कि अतः कॉमा लगा के लिखिएगा 216 जो है वो पूर्ण घन है। स्पष्ट है। इस तरह से ये पहला प्रश्न हमने यहाँ पे हल कर लिया है, जो कि बहुत ही सरल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली संख्या का, जो है 128। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दूसरे के लिए। क्या लिखेंगे आप कि दी गई संख्या बराबर कितनी है, 128 है। अब यहाँ पे आप वही रफ में इसको जो है हल कर लेंगे 128 को। तो ये हो जाएगा 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में और 1 बार में। इस तरह से ये हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हल हो गया। अब देखिए इसे किस तरह से हल करना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 128 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, गुणा 2। इस तरह से। तो अब देखिए 3 और 3 और 1 एक्स्ट्रा बच गया है ना।
तो यहाँ के जो गुणनखंड है इसमें संख्या 2 जो है वो 3 के समूह में नहीं है, क्योंकि एक अधिक आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 जो है वो 3 के समूहों में नहीं है। ठीक है, अतः आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि अतः 128 जो है वो पूर्ण घन यहाँ पे हमारा नहीं है। तो ये हो गया दूसरा वाला, इसे इस तरह से हल करना था। अब हम तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरी वाली संख्या हमारी क्या है, 1000। तो देखिए इसे इस तरह से हल करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे दी गई संख्या कितनी है हमारी, 1000। स्पष्ट है। अब ये जो 1000 है इसे मैं यहाँ पे हल करता हूँ। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके गुणनखंड कुछ इस तरह से निकलेंगे, 1000 2 पंचे 10, फिर ये 250 बार में जाएगा, है ना, फिर ये 125 बार में जाएगा। अब जो है ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। तो 5 से ये चला जाएगा 25 बार में, फिर ये चला जाएगा 5 बार में, और फिर ये 1 बार में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 के समूह आ गए हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ गुणनखंड में संख्याएं जो हैं वो 3 के समूहों में आ रही है। आपको लिखना है कि अतः 1000 जो है वो पूर्ण घन है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए आप। इसके बाद में चौथे नंबर पर आइए। चौथे नंबर पर है दी गई संख्या 100 है ना। ये तो लिखना पड़ेगा दी गई संख्या बराबर 100 है। अब 100 है तो 100 का निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले 2 से 50, फिर 25, फिर 5 से। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 100 के अभाज्य गुणनखंड, 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 है। ठीक, तो हमें यहाँ पे यही लिखना है कि यहाँ गुणनखंड जो है इसमें संख्या जो हमें प्राप्त हुई है 2 और 5 की अगर हम बात करें तो वो 3 के समूहों
में नहीं है, स्पष्ट है। तो आप लिखेंगे कि अतः आपको लिखना पड़ेगा 100 पूर्ण घन नहीं है, इस तरह से। तो ये आपका चौथा वाला यहाँ पर हल हो जाएगा। अब आप आइए पांचवे पर। पांचवा है क्या? 466 56। ठीक है, इसको हल करके देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो है तीसरा वाला है, चौथा वाला है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह इसमें लगेगी थोड़ी, संख्या बड़ी है। तो 466 56 है ना। तो मैं लिख देता हूँ दी गई संख्या, इसको मिटा के कि ये पांचवा वाला है। दी गई संख्या है 466 56। पहले इसको मिटा देता हूँ, निकाल के देखते हैं। चार सौ छाछठ 56, इकाई का अंक 6 है तो 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, इस तरह से हो जाएगा। फिर इकाई का अंक 8 आ गया, समांक है तो फिर 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, इस तरह से है ना। फिर 4 आ गया, समांक है, 2 से चला जाएगा। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर समांक आ गया, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर 2 से चला जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब 729 आ गया तो 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, ऐसे है ना। फिर ये भी 3 से चला जाएगा क्योंकि 4 और 2 6 और 3 9 होते हैं ना। 9 में 3 से भाग जाता है तो ये संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा 27 बार में। फिर 3 नम 27, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3, है ना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, 3 3 के समूह तो बन गए हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आप इसको कि ये जो है बराबर से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूहों में आ रही है। अतः जो संख्या है हमारी 466 56, ये पूर्ण घन कहलाएगी। ठीक, पूर्ण घन है। तो इस तरह से ये पांचवा भी हमारा यहाँ पे हल हो जाता है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है प्रश्न क्रमांक 2। ठीक, अब ये क्या कहता है हमसे? ये कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हल कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके सामने 4, है ना। कितना लिखता हूँ? 4। अब इसको मुझे पूर्ण घन करना है। ठीक है, तो 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आएंगे? 2 गुणा 2। तो इसको 3 का समूह बनाने के लिए 1 2 की यहाँ पे क्या है? कमी है। तो 1 2 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 8, और 8 जो है वो पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। ये तो एक मोटा माटी मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले लिखा पहला वाला 243। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे रफ में इसके वो निकाल लेता हूँ गुणनखंड। 243 है, आप जानते हैं 3 से भाग जाएगा। अभी हमने किया था 81, 27 बार, 9 बार,
3 बार और 1 बार, इस तरह से। ठीक है, तो 1 तो 3 का समूह यहाँ पे बन गया, लेकिन 1 में 3 की कमी है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं कि 243 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है। और अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 जो है वो 3 3 के समूहों, ऐसा पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, में नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। तो समूहों में नहीं है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा कि अतः 243 को 3 से गुणा करने पर क्या होगा? पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो ये पहला वाला था। दूसरे का हमें इस तरह से हल करना था। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं जो है 256, है ना। तो 256 को देखिए अब हम किस तरह से हल करेंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले 256 के अभाज्य गुणनखंड, 256 के अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो गुणनखंड क्या है निकाल के देखते हैं 256 के। तो अगर 256 की बात करें तो सबसे पहले तो 2 से ही जाएगा ये 128 बार में, फिर 2 6 12 2 चौक 8 2 3 6 2 दूनी 4 16 8 4 2 1। देखेंगे 1 2 की यहाँ पे कमी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले तो जितने बार 2 है ना, 8 बार टोटल। तो 2 गुणा 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 2। ठीक, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ गुणनखंड जो है उनमें संख्या कौन सी? 2 क्या है? 3 3 के समूहों में नहीं है। ठीक है, और नहीं है इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो देखते हैं क्या दिया है। तीसरा वाला वो है 72, है ना। ठीक है, 72। तो यहाँ लिख देता हूँ 72 के अभाज्य
गुणनखंड। ठीक है, 72 के अभाज्य गुणनखंड बराबर से, अब देखिए ये 72 लिख दिया मैंने आपके सामने। अब निकालते हैं, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 3 की कमी है ना। देख रहे हैं ना आप, 2 का तो पूरा बन गया, 3 का समूह, 3 का नहीं बन पाया, 1 की कमी रह गई। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 जो है वो 3 के समूहों में नहीं है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः 72 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। जो बचा है, जिसकी कमी है, उसी से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये पूर्ण घन बनेगा, है ना। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, तीसरे के बाद 72 के बाद, वो है 675, है ना। तो चलिए इसको भी हल करके देखते हैं, 675 को। तो यहाँ लिख देता हूँ 675 के अभाज्य गुणनखंड, 675 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 675, 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिया 15, नहीं हाँ 5 तिया 15, और फिर ये आ जाएगा, इसको 5 से की जगह 3 से करते हैं पहले, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर से ये 5 3 से चला जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 5 से जाएगा 5 25, 5 एकम 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इस तरह से आएगा ये। 1 5 की कमी है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा 675 के अभाज्य गुणनखंड में बराबर से 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ गुणनखंड में संख्या 5 3 3 के समूहों में नहीं है ना, नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अतः 675 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। तो उसको मिटा देते हैं, है ना। अब हम 5वां करेंगे, देखते हैं 5वां क्या दिया है। 5वां दिया है 100, है ना। तो 100 के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 100, यहाँ भी लिख देता हूँ 100, और इसको मिटा देता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ 100।
अब देखते हैं 100 का क्या आता है। 2 पंचे 10, 5 है ये, 25, 25 25, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो संख्या 5 अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। संख्या 5 और 2 तीन तीन के समूह में नहीं है, अतः 100 को गुणा करना पड़ेगा हमें। किससे? इसको गुणा करना पड़ेगा 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ये वाला हल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे कहा जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात हमें करनी है जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल जो है वो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी अभी इसके पहले प्रश्न क्रमांक 2 में हमें गुणा करना था और अब भाग की बात हो रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ ये भी कितना आसान है। देखिएगा, सबसे पहले जो बात है वो है पहली संख्या की, वो है क्या? एक सेकेंड, वो है 81। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 81 को उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 3 से सबसे पहले 27 बार में, फिर 9 बार में, फिर 3 बार में और फिर 1 बार में, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले 81 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 81 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 जो है वो 3 3 के समूहों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है ना। 1 3 अधिक है, अगर उस 1 3 को हटा दिया जाए तो संख्या जो है वो पूर्ण घन बन जाएगी, 27 बन जाएगी, है ना। 1 3 हटा देंगे तो बस वही लिखना है कि अतः 81 को 3 से भाग देने पर, जो अधिक है उसी से भाग देना है, देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हल हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है 128। ठीक है, 128 दूसरा वाला है। अब यहाँ पे इसको देखो कैसे हल करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 128 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक क्या है? वो है 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। 3 बार आएगा, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से आएंगे। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। ये 128 हम लेंगे, 2 से चला जाएगा, फिर ये 32 हो जाएगा, 16 8 4 2 1, इस तरह से, है ना। तो 7 बार आ जाएंगे। तो अब फिर इसके बाद में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 जो है वो कितने कितने बार है? 3 3 के समूहों में बिल्कुल भी नहीं है, है ना। 7 बार है ना, तो 3 3 के समूहों में नहीं है, में नहीं है, और इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा अतः
128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। वो है 135 है ना, अगली संख्या 135 है। तो तीसरे नंबर पर लिखते हैं 135। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 135 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से हल होगा ये। सबसे पहले मैं यहाँ निकाल देता हूँ 135 है ना, तो जाएगा 2 छिंग 12, 2 7 नहीं, 2 से जाएगा ही नहीं क्योंकि एक अंक 5 है। 3 से है ना, 5 3 8 और 1 9, 3 से चला जाएगा। 3 चौको 12, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 5 15 और फिर 5 एकम 5, एक 5 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 है। तो अब लिखेंगे कि यहाँ गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड में संख्या 5 3 3 के समूहों में नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा अतः 135 को 5 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमारा जो है वो क्या है, 192 है ना, यही लिखा है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 192 और यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखना, पहले लिखना पड़ेगा 192 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, लिखने पड़ेंगे पहले। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ पहले 192 के अभाज्य गुणनखंड। 192, तो 2 नाम 18, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 12 बार में, 6 बार में, 3 बार में, 1 बार में 3 से, है ना। तो 1 3 अधिक आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के बारे में लिखेंगे। 3 3 के समूहों में नहीं है, अतः आपको लिखना पड़ेगा कि 192 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा।
इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी हल हो जाएगा, चौथे वाले का भी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्या है, 704, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ 704, यहाँ पे लिख देता हूँ 704, ये मिटा देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 704, इसको मिटा देता हूँ। अब देखते हैं 704 का निकाल के पहले, है ना, 704, तो ये सबसे पहले तो इस तरह से आ जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 176 आ जाएगा, फिर 2 8 16, 2 8 16, फिर 44, फिर 22, फिर 11, फिर 11 एकम 11। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 आए हैं। 11 अधिक है तो 11 से भाग देने पर जो है ये आपको पूरा घन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें इसे हल करना है। पांचवा भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 4। और मेरे ख्याल से इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है ना, ख्याल से नहीं, अंतिम प्रश्न ही है। तो देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है कि परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी? आप मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइएगा। एक घनाभ बन गया है ना, भुजाएं कितनी दे दी? 5, 2 और 5। ठीक, अब हमें बनाना है उसका एक घन। ठीक है, घनाभ से क्या बनाना है? घन बनाना है। ऐसे कितने घनाभों की जरूरत पड़ेगी बताइए। तो सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए कि घनाभ का आयतन क्या होता है। मैं आपके सामने लिखता हूं, एक घनाभ का आयतन बराबर से क्या होता है बताइए। तीनों जो भुजाएं दी हैं उसका गुणनफल, तो लिख दीजिए 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, अब मुझे बताइए यहाँ पे जो गुणनखंड है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ गुणनखंड, गुणनखंड में मेरे को एक बात बताइए कि संख्या 2 और 5 जो है क्या वो 3-3 के समूहों में है? संख्या 2 और 5 3-3 के समूहों में नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो फिर इसलिए आप कहेंगे कि आयतन 5 गुणा 2 गुणा 5 को क्या करना पड़ेगा? कितने 2 की कमी है? 2 2 की। और कितने 5 की? 1 5 की से, यानी 20 से, 2 दूनी 4 पंचे 20 है ना, से गुणा करने पर क्या होगा? पूर्ण घन प्राप्त होगा। सही बात है, ठीक है। और ऐसे में जब इसे 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा तो 20 घनाभों की आवश्यकता, इसका यही मतलब है। तो लिख दीजिए अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा इस तरह से यहाँ पे
हल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, किस तरह से हल करना है। ये पूरी प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।